लखनऊ में ख़ास तौर पे सियासी पारा चढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि वक्फ बिल पर कल लोकसभा में पास हुआ और अभी राज्यसभा में भी लग रहा है उमूमन की पास हो जाएगा और बहस चल रही, चर्चा चल रही है। वक्फ बिल में कई प्रोविज़न बदले गए हैं, जिसमें किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं कैबिनेट केंद्र सरकार में, उन्होंने ये कहा कि हमने प्रोविज़न इसलिए बदले हैं ताकि ये मुसलमान जो गरीब पसमानदा समाज है उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनको तरक्की के रास्ते पर लाया जाए, मुख्यधारा से जोड़ा जाए। यहाँ पे कुछ ख़ास लोग हैं, लखनऊ वासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, जिनसे पूछेंगे कि वक्फ में जो प्रोविज़न प्रावधान बदले हैं विधेयक में, वो किस नज़रिए से देखते हैं। ये जो वक्फ बिल में बहुत से प्रावधान प्रोविज़न बदले हैं, ये आप किस नज़रिए से इसको देखते हो? देखिए, सबसे पहले जो भारत सरकार ने वक्फ बिल मतलब लाई है, मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि मुस्लिमों के आंतरिक मामलों में हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को इससे बचना चाहिए, लेकिन ये सरकार जब से मुसल्लत हुई इस देश में, तब से हिंदू मुस्लिम कुछ ना कुछ किया करती है। सिर्फ वक्फ की ज़मीनों पर इनकी नज़र है, ताकि अडानी अंबानी को इनको सौंप देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो बचेगा मामला वो किसानों का। सरकार ये कह रही है कि हम जो गरीब मुसलमान हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ की ज़मीनों से अमीर मुसलमानों ने फ़ायदा लिया, गरीब मुसलमानों ने नहीं। देखिए, जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं वो उसको न कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, वो ऑलरेडी गरीबों के लिए होती ही है। और उसमें ये जो सरकार है ये इसकी सिर्फ एक सोची समझी रणनीति है कि वक्फ बिल पास करने के बाद इसको जो है मतलब बड़े बड़े लोगों को इसको जिलाधिकारी के माध्यम से उसको आवंटित करके 99 वर्षों के लिए देने की साजिश है। यानी कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर दिया गया है इसमें वक्फ बिल में, ये नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। अब कुछ उसके बाद हम आपके पास आएंगे। ये बताइए कि अभी आपने इनकी बात सुनी, वक्फ बिल का ये विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आंतरिक रिलीजियस मैटर है मुसलमानों का, उसमें सरकार को नहीं घुसना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड होता है मॉनिटरिंग होता है, वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमानों के पूर्वजों ने, जो ज़मींदार थे, राजा रजवाड़े थे, उन्होंने ज़मीनें वक्फ कर दी थी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब उसमें भी सरकार घुस रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि जो है हम वक्फ बोर्ड का, मैं तो कहता हूँ ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल लाए हैं, ये संशोधन बिल नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड नाम का कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ही केवल एक नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करें। वक्फ बोर्ड हर मुल्क में है, क्योंकि मुसलमानों के रिलीजियस एक कॉन्सेप्ट होता है। उनके पैगंबर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी वफ़ करते थे। जब चीज़ें आती थी तो वो समाज के लिए दान कर रहे, ट्रस्ट है। वफ़ का मतलब ट्रस्ट है। मगर ये है कि हर गवर्नमेंट, हर मुल्क ने बोर्ड ये बना दिया ताकि एक गवर्न बॉडी रहे जो वफ़ की ज़मीनों को यूटिलाइज़ करे और काम करे। इसलिए वक्फ बोर्ड तो ब्रिटिशर्स के दौर में भी था, उससे पहले भी जो बादशाहियत हुकूमत थी उसमें भी था। ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। अगर ये ट्रस्ट होता तो ट्रस्ट जो होता है वो अलग चीज़ है। नहीं, हम समझ रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट वक्फ का नहीं क्लियर है, ये मैं समझ गया। ट्रस्ट ये वक्फ है, सुनिए मेरी बात। उनके वक्फ का जिक्र उनकी किताब में, मुसलमानों के कुरान में है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी वफ़ किया है। जब अत्यधिक अत्यधिक दौलत जब मुसलमानों के पास आ जाती है तो वो वफ़ कर देते समाज के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। मगर सुन लीजिए, आपका वफ़ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कृपया करके अध्ययन करिए। नहीं, हम अध्ययन किए हैं। आप ये बताइए, हिंदू मंदिरों को आप ले लीजिए, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, पद्मनाभम मंदिर है, इधर क्या नाम है आपका मथुरा का मंदिर है, सब पे सरकारी रिसीवर बैठे हुए हैं। कितने हिंदू विरोध कर रहे हैं उसका? आप कह रहे हैं कि आपका कंसेप्ट नहीं है। सरकारी, एक मिनट रुक जाइए, क्या सरकारी रिसीवर बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, जितने हिंदू कहाँ बैठे हैं? जितने भारत में जितने बड़े मंदिर हैं उन सब में। अच्छा, उनका क्या? यहाँ चले जाइए, ये बुद्धेश्वरम मंदिर आप जाइए, देखिए वहाँ SDM रैंक का बैठक नहीं सारा। ये बताइए, तो ये रिसीवर का क्या काम है? उनका काम है कि उस धन को, जो हमारे मंदिरों को आता है धन, उसको सब सरकार के खजाने में जाता है, सरकार उसको बांटती है और सरकार अपने तरह से यूज करती है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से धन आता है वो सिर्फ भूमाफिया उसका इस्तेमाल करते हैं, 10,000 की पर्ची काटते हैं और 1 लाख रुपए। वक्फ बोर्ड में जो रूल था, इससे पहले जो प्रोविजन था 1995 एक्ट, उसमें 7% जो वक्फ की आमदनी होती थी 7% ही बोर्ड को जाता था, और बोर्ड गवर्न होता था गवर्नमेंट से। और जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती थी वो अपना ही चेयरमैन उस सरकार का आदमी बनता था। तो कहने का मतलब ये कि वक्फ तो इंडिविजुअल मुसलमानों की ज़मीन थी, उन्होंने वक्फ कर दिया समाज के लिए। 2 वक्फ होते हैं, एक अलल खैर होता है,
एक अलग औलाद मतलब औलादों के लिए वक्फ, एक होता है समाज के लिए वक्फ। तो दोनों तरह से वक्फ पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में, 2 वक्फ आपके उत्तर प्रदेश में। तो वक्फ तो यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के लिए था, मगर कुछ भूमाफिया, अवैध कब्जे, इस तरह की चीज़ें तो आई हैं। कई बार जांच भी हुई है सरकार की तरफ, बहुत सी विभिन्न सरकारों ने जांच की है। तो आप ये बताते हो इस प्रोविजन में जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मसले में सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है? देखिए, उनका ये आंतरिक मसला नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हर अब वीवीआईपी गेस्ट हाउस से लगा के विधानसभा, हर चीज़ को उन्होंने वक्फ संपत्ति घोषित कर दी थी। और अगर किसी एक गरीब को दिया हो, किसी गरीब के जनहित में, मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ाई से वांछित हैं, अन्य सुविधाओं से वांछित, उसमें लगाया हो तो वो बताएं। जितने भी आपने अभी तक देखे होंगे तमाम इवेंट्स हुए कल के बाद, बहुतायत मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में जश्न मनाया है कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से भू माफियाओं का वक्फ बोर्ड हो गया था। अगर इसमें संशोधन करके कर दिया गया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार थोड़ी ना ले रही है। ये तो जो चीज़ें हैं उसमें कर दिया गया है कि वो सारी चीज़ें जैसे सभी चीज़ों के लिए है वैसे नियम है, जैसे तमाम नियम बनाए गए हैं। जब हम कहते हैं भाई भाई हैं हिंदू मुस्लिम, तो नियम कायदे कानून सब भाई भाई जैसे ही होने चाहिए। जब मंदिर में व्यवस्था है वही मस्जिद में होनी चाहिए, वही उस ज़मीन पे भी होनी चाहिए। आपका पॉइंट सही है। ये बताइए कि सबसे अहम चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुत अपोज कर रही है। अखिलेश यादव ने बहुत ज़्यादा जो है टॉन्ट कसा सरकार के ऊपर, और अमित शाह ने एक गारंटी दी है कि मुसलमान घबराए ना, कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी घपलेबाजी वक्फ बोर्ड में नहीं होगी, और जो भी काम होगा मुसलमानों के लिए होगा। अगर सरकार ये गारंटी दे रही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक देश एक कानून, एक संविधान होना चाहिए ना। तो संविधान बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, वक्फ बोर्ड बिल लाए हैं, गारंटी गृह मंत्री ले रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ, तो मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चूंकि अभी आप बता रहे थे तो मुगल सल्तनत यहाँ 700 साल, शायद 750 साल राज्य किया। तो आप ये बताइए कि वो तो उस तरह की बातें हैं, जैसे अभी धार्मिक बात पे आए कि मंदिरों का रिसीवर लोग रखे गए, तो इस तरह से जो है इसमें भी अभी भ्रष्टाचार हो रहा था आपके वक्फ बोर्ड में, तो उसमें सुधार आए तो अच्छा है। लेकिन मुस्लिम गरीब अल्पसंख्यक, यानी गरीबी बेबसी लाचारी में जो लोग जी रहे हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए काम हो, न कि ये जमीन पूंजीपतियों अडानी अंबानी को देने की बात हो। सरकार इसकी भी गारंटी दे। यहाँ पे एक आरोप लग रहा है जो अखिलेश नेक नियति से, साफ दिल से इस पे विचार होना चाहिए। अब इन्होंने एक बात कही है, कल अखिलेश यादव ने बाहर पीटीआई को भी यही कहा, ये अडानी और अंबानी की देने की नीयत पे वक्फ बोर्ड में प्रोविजन बदलाव हुआ है। अखिलेश को आपने ये भी सुना होगा कि गृह मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपका अध्यक्ष अभी तक नहीं बन पाया, तो उन्होंने कहा कि आप तो 5 लोग मिलकर घर के ही डिसाइड कर लेते थे अध्यक्ष कौन होगा, और हम आशीर्वाद देते हैं 25 साल तक आप अध्यक्ष रहें। तो जब बड़ा कोई चीज़ होती है तो ये क्यों नहीं कर पाए अपने समय में। इन्होंने कितने मुसलमानों के हित का कार्य किया, लगातार लंबे समय तक मुसलमानों के कंधे पर रखकर पूरी तरह से सियासत किया है अखिलेश यादव जी ने। चाहे ओवैसी हो, चाहे वो अब इस टाइम जो एक नया रावण करके आया है वो हो, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो छोटे तबके का आदमी है उसके हित का कोई काम नहीं कर रहा है। चाहे पढ़ाई हो, स्कॉलर हो, कोई अवेयरनेस कैंप नहीं लगाते हैं, सिर्फ भड़का करके पत्थरबाजी कराने को कराते हैं। अगर सरकार ने अमेंडमेंट किया है तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी को दिया तो नहीं है ना। अगर उसमें कह दिया है कि जिस तरह हर संस्था में अलग अलग लोग होते हैं वैसे उसमें भी होंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को। ठीक है। अब आप तो बहुत एग्रेशन में थे जब इन्होंने आपके नेता पे आरोप लगाए। सुनिए, इन्होंने यह कहा कि अखिलेश यादव ने कोई गरीब मुसलमानों को उत्थान नहीं किया। अब सरकार की नीयत साफ है, तो उस पर भी अखिलेश यादव इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए भाई साहब को जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम उसने किया नहीं। अगर वो कानून हाथ में ले ले तो ठीक है, अगर कोई संविधान से सरकार चला रहा है तो गलत है। इनके लोग ये बताइए, अमित शाह के बारे में ये कह रहे हैं, अमित शाह की हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी की अखिलेश यादव को कंट्रोल कर लें। अखिलेश यादव को 2012 से लेकर 17 तक देख लीजिए कार्यकाल। कंट्रोल मतलब समझ नहीं पा रहे। कंट्रोल का मतलब जो इन्होंने कहा है कि मतलब जो धमकी देने वाली बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव 2012 से 17 तक जितना विकास किया अल्पसंख्यकों के लिए किसी ने नहीं किया है। आप बताइए, जब इंटर पास की लड़की हमारी होती थी तो उसको छात्रवृत्ति देने का काम किया था, साइकिल देने का काम उन्होंने किया था, और उनको
पढ़ाई लिखाई के लिए लैपटॉप देने का काम किया टेंडर के बाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दिया है। दूसरी बात, जो ये बिल लाए हैं इसके अलावा इनके पास है क्या? ये जो कहेंगे करेंगे नहीं। इस देश में अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिए, किसान के लिए कटोरा थमा दिए, इसके लिए हिंदू मुस्लिम कर देंगे ताकि ध्यान भटक जाएगा जनता का। ये अगर वादा करेंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि ये बेहया लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे जवाब सवाल नहीं करेगी। क्योंकि मीडिया भी अक्सर जितने 48-52 चैनल हैं अडानी अंबानी के हाथ में है। जो अडानी अंबानी हमारा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, सुनिए, दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, अगड़ों, पिछड़ों सबकी आवाज उठाया है। बता दीजिए, जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे अडानी अंबानी खरीद लेंगे, ये लोग मजदूरी करेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती है। बाकी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खाली उद्योगपतियों के हाथ बिकी हुई है। ठीक है। देखिए, एक चीज़ ले लेने दीजिए, मैं सबको लूँगा। सबसे अहम चीज़ अभी आपने भाई इनके जज्बात देखे, इनको एक मिनट एक जवाब दे रहे हैं ना भैया जवाब दे रहे हैं। ये जज्बात में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, आपने सुना होगा। सबसे अहम चीज, एक मिनट भैया रुक जाइए, सुन लीजिए। अरे सॉरी, ये जवाब देंगे ना, ये जवाब देंगे। अच्छा, आप ही हैं बेहया क्या का मतलब है? आप अपने इसको देखे बेहया, ये साइकिल की बात करते हैं, ये 1-2 लैपटॉप की बात करते हैं। 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन हर महीने देता है। कांग्रेस कभी नहीं दे सकती थी, जिंदगी में उनके पास है नहीं। अगर कांग्रेस को कांग्रेस इतनी अच्छी होती है, बुजुर्ग हैं तो बोल लें। चर्चा में राहुल क्यों नहीं आए? राहुल चर्चा में रहना चाहिए ना। कहाँ आए? कभी नहीं आए, आए नहीं। दुनिया सुनती है। बेईमान, फरेब, आपकी भाषा बोलता है नरेंद्र मोदी। आपको अच्छा लगता है, छल करता है। कह रहा था कि हम गुजरात के मॉडल विकास करेंगे। कहाँ गया विकास? दिखाइए हमको विकास, उत्तर प्रदेश दिखाइए। कह तो रहा था कि हम जातिवादी नहीं है, लेकिन यादव कलेक्टर नहीं है, मुसलमान कलेक्टर नहीं है, जातिवादी कौन है? देखिए, गलत आप करेंगे, इल्जाम हमारे लगाएंगे। आप कहेंगे मायावती जातिवादी हैं, अखिलेश की जातिवादी हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं। अगर कोई नहीं कह सकता है। आप धर्माधिकार पर बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी छोड़ दीजिए योगी पद पर रहिए या मुख्यमंत्री पद पर रहिए, एक पद पर रहिए। और वहाँ मैं मांग करता हूँ। दूसरी बात, एक बार गुस्सा ना करिए, आप लोग गुस्सा ना करिए भैया, चचा। अरे थोड़ा शांत करिए इनको। रुक जाइए। आप वक्फ बिल पे सवाल जवाब करिए, ना कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप पत्रकार हो, पत्रकार की तरह बात करिए। हाँ, विकल्प नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सीधे, आप ऐसा नहीं। अरे पत्रकारी मत के बात भैया, मैंने इनको तो समझाइए भैया। अरे तो मैंने रोका तो। अरे भैया, आप पूरी डिबेट वो कर दे रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि आप चचा थोड़ा अलग मिजाज। एक मिनट भैया, बात करने देंगे कि नहीं करने देंगे? एक मिनट भैया, हो गया। अब भैया लाइव है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। कभी भी गलत शब्द का कभी उच्चारण भैया, इनको उठाई दीजिए, इनको हटा दीजिए यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए आप। अरे भैया रुकेंगे आप? सक्सेना जी रुक जाइए। चलिए, हो गया ना, आपकी बात हो गई ना। आपको कुछ बोलना है तो और बोल लीजिए, मगर आप चुप हो जाइए बोल के। अच्छा, इधर आइए, सुनिए। अरे एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर अभी थोड़ा एग्रेशन हो गया। इन्होंने बहुत कुछ लफ्ज कह दिए जो चचा को बुरा लग गया, मगर बहरहाल एक हो गया नहीं, बात हो गई ना आपकी। यादव बढ़िया आदमी है, नंबर 1 मुख्यमंत्री थे, मैं उनको 8-20 मानता हूं। आप देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे हैं। चचा की बुजुर्गी का ख्याल रखा जा रहा है, मगर ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ये बोलने ही नहीं देंगे किसी और को भी बोलने देंगे आप? आपकी बात हो गई ना, कोई और बात करनी तो कर लो, मगर आपकी बात हो गई, खामोशी थोड़ा इख्तियार कर लीजिए, शांत रहिए। अभी आपने ये देखा कि इन्होंने किस तरह से एग्रेशन में, जज्बात में आके कुछ लफ्ज़ों का जो चचा ने विरोध भी किया। किस तरह का लफ्ज़ का कोई भी किसी के लिए भी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो मुख्यमंत्री, किसी के लिए ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर इनका एक प्रश्न है, दिल में आग लगी है तो इन्होंने ज़बान में आ गई। इनका ये है कि जो 2017 तक
इन्होंने, इनके नेता ने विकास किया। योगी आदित्यनाथ का कोई एक मजबूत विकास ये कह रहे हैं, बता दीजिए। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगाकर जितने भी हाईवेज बने हैं उत्तर प्रदेश में, एक आगरा का ही एक्सप्रेसवे नहीं बना है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो 8 साल में कार्य हुआ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अगर इधर कुछ लोगों के अराजकता न होती हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो जो कार्य हो रहे थे वो बहुत ही सुंदर हैं। देश में आगजनी, ऐसी तमाम जगह दंगे फसाद नहीं होते थे। और हम फिर भी कहेंगे कि अखिलेश भैया को भी इस तरह के शब्दों का या भाई साहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो भी देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये कहता हूं कि जिस तरह से ओछी राजनीति हो रही है इस समय, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, चाहे हम हिंदू हों या मुस्लिम हों, युवाओं को तो भ्रमित किया जा रहा है। इस समय कार्य होना चाहिए, वक्फ विकास का कार्य होना चाहिए। विकास जो करे वो बेहतर है, हिंदू करे मुसलमान करे। वक्फ बोर्ड पे जो नियम आया, जैसे कल आप सब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसे आयोजन क्यों किया, तो आप देखिए पूरे देश में जश्न मनाया गया। उसमें जो दर्द हुआ, जैसे हम माफिया हैं, भूमाफिया, तो हमें दर्द हुआ, ओवैसी को दर्द हुआ, अन्य तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं उनको दर्द हुआ कि हमारी ज़मीनें छीनी गई। हाँ, छीनी जाएंगी, ऐसा नहीं है। और वो अगर अलग इस्तेमाल हो उनका, मुख्यमंत्री जी गलत कुछ कर रहे हो, अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी हैं, इसलिए हम लोग सम्मान से उन्हें, चाहे आपके संत हों या मेरे संत हों, मैं कहूँगा कि सबका सम्मान होना चाहिए। संतों का, आपके जो भी धर्म है उनके सभी धर्मों का होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिर से भाई साहब से कहूँगा कि जो अराजकता का माहौल था अखिलेश गवर्नमेंट में और अखिलेश की गवर्नमेंट में, हाँ बिल्कुल दीजिए, जो अखिलेश जी की गवर्नमेंट पे अराजकता थी, माहौल था, हजरतगंज तक लोग चढ़ाते थे उकसावे में आकर के, वो नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी जागरूक हो गए हैं, अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे, सब लोग धर्म पे। कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में, अभी आपने कहा कि वक्फ हर देश में है, ये बिल्कुल गलत है। आप गूगल पे सर्च करिए, किसी देश में वक्फ बोर्ड नाम का कोई नहीं है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट होता तो फिर सरकारी क्यों बैठता, और किसी ट्रस्ट में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी बात कि ट्रस्ट जो होता है उसमें जो है, उसमें आप हाई कोर्ट और कहीं भी आप जा सकती हो, ठीक है। लेकिन मैं समझ गया, थोड़ा सा अध्ययन करिए। राय साहब, वक्फ जो है मुसलमानों के पूर्वज, उससे पहले पैगंबर मोहम्मद से ये चला है अध्ययन, जो मैंने पढ़ा है रिलीजन के बारे में, इस्लाम के बारे में। उसमें ये है कि वक्फ रसूलुल्लाह यानी प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने ये कहा कि जब अत्यधिक दौलत आ जाए मुसलमानों के पास, आजीविका से ज़्यादा, तो पब्लिक के अपलिफ्ट करने के लिए, मुख्य धारा जोड़ने के लिए, तरक्की करने के लिए तुम अपनी ज़मीनों को दान दे दो समाज के लिए, ताकि तरक्की हो। तो मुसलमान ये कर सकते। हर मुल्क में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह वक्फ बोर्ड है, कोई हिंदुस्तानी में नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट गवर्न करती है। विपक्ष का मसला और मुसलमानों का ये है कि हमारी जो आंतरिक रिलीजन मैटर है, उसमें एक बॉडी तो एक्ट के हिसाब से है जो गवर्न करती है, मुतवल्ली बनाती है, मुतवल्ली बर्खास्त करती है, जांच बैठाती है, जिसमें ट्रिब्यूनल कोर्ट है, चेयरमैन है, उसके मेंबरान है। मगर अब इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का हमारे बोर्ड में, वक्फ में पड़ रहा है, ये गलत है। ये आरोप है मुसलमानों का, विपक्ष के नेताओं। देखिए, उस समुदाय का एक रिलीजन से ये मामला जुड़ा हुआ। सरकार को सरकार की गरिमा का, उसकी परंपरा का, संविधान की मान्यता का, मापदंड का अनुकरण करके सरकार को ऐसे गंभीर मामले में फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार का ये मानना है कि पूरा वक्फ बोर्ड जो है माफियाओं के हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि माफियाओं का जो रिलीजन पर कब्जा है, मैं भी मान लिया आप ही के पक्ष से, तो आप जो है उसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने बिल ला दिया, बिल ला करके उस विधा में आपने सरकार का प्रवेश का द्वार खोल दिया। सरकार का द्वार खुल गया साहब, आपने एंट्री कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि रिलीजन पर अगर आपने बिल लाया, आप सक्षम है, आपका बिल भी पास हो गई, मैं बधाई भी दे देता हूं। लेकिन सवाल तो तब
कठिन डगर हो जाता है साहब। जब कानून का आप मूर्त रूप एक तरफ देते तो कानून जो है किसी भी रिलीजन को परिधि में ला करके अगर कानून बनाते हैं तो संविधान का कौन अनुच्छेद है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि आप इस अनुच्छेद की इस आर्टिकल की इस अनुसूची में डाल करके आप अपना एक रिलीजन के लिए अलग कानून बना डालें। एक चीज बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, वक्फ की जमीन ना बिक सकती है। घपला क्या होता था कि वक्फ की ज़मीन को वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबरान ने दीगर लोग जो इल्ज़ामात लगते हैं और सीबीआई इंक्वायरी हुई उसमें लीज पे जो ज़मीन देते थे पगड़ी ले लेते थे, किराएदारी कम होती थी। तो आप अपना करेक्शन कर लिए, वक्फ की ज़मीन ही जैसे राजस्व विभाग के पशुचर ज़मीन है, कब्रिस्तान है, तालाब है, इसका लैंड यूज़ नहीं चेंज हो सकता, वैसे वक्फ का भी लैंड यूज़ चेंज नहीं हो सकता। जो दान दे बेचते नहीं थे, लीज पे प्रॉपर्टी डेवलपर 10 रुपए में दे दिया, तो इस तरह से डेवलपमेंट जो होता था वो वक्फ का नहीं हो पाता था। बहरहाल आप ये कह रहे हो कि इस तरह का जो बिल आया है इससे मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जाएगा जो गरीब मुसलमान हैं। अब इस तरह से जो भू माफिया डेवलपर्स जो है वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा करते थे वो भी हट जाएंगे और भू माफिया का ना धर्म होता है ना ईमान होता है। बिल्कुल ये पूरी तरह से सच है कि सारे सर्वे सीबीआई से लगा के सभी एजेंसियों ने जब जांच की तो ये पाया गया कि जिस चीज़ पे चाहे वो और लखनऊ की तमाम संपत्तियां हैं जिनको बता दिया कि वक्फ का है, तो अगर उसको सबको सुधार करके ठीक किया जा रहा है तो उसमें कोई द्वेष या किसी से कोई किसी प्रकार की कहासुनी या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छी पहल है तो उसको वेलकम करना चाहिए और सभी लोग वेलकम, लखनऊ में तो सभी लोग वेलकम कर रहे हैं। इनके भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका एक ANI में बयान आता है कि चलिए ठीक है हम मान लेते हैं कि आप मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए सब कर रहे हो, अगर रेशियो अपलिफ्ट का नहीं हो पाया मुसलमानों को तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके बाद वक्फ बिल के बाद किस में लिफ्ट करने के लिए? अगर तरक्की नहीं कर पाए पसमंदा मुसलमान, गरीब जो दलित मुसलमान है वो आगे नहीं आ पाए, मुकदारा नहीं जोड़ पाए, वक्फ बिल आने के बाद भी सरकार आपकी है तो दोषी आप ही होगे। नहीं, ऐसा है कि ये बिल्कुल होगा। जो कार्य हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी के आवास योजना हो, मैं कोई बीजेपी का ना वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वक्फ के चेंजेस से बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, बदलाव आएगा और हम लोग एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक अच्छी पहल है। जैसे ट्रिपल तलाक रहा, अन्य चीज़ें रही हैं, तो जब हम एक भारत में रह रहे हैं तो एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव ना हो जिससे आगे के लोग ये मुद्दा ही ना रहे, आगे से मुद्दा खत्म। आप थोड़ा सा इनकी बात से संतुष्ट हो? ये कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उस दिन मान लेंगे कि वक्फ बिल सही है जिस दिन रेशियो जो डेवलपमेंट का रेशियो है, तरक्की का रेशियो है, दलित मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है वो अगर मुख्य जुड़ जाएगा तो हम समझेंगे कि सही हुआ है, मगर हमें ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए ऐसा है, हमको इनके नेक नीयति पर संदेह है, इस बात के लिए है कि अगर इनको इस नाते हम कह रहे हैं जब से आए हैं सबकी तरक्की करवा रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री आवास की आप बात करें 1,20,000, आज 2014 से लेकर अब तक 1,20,000 है, बढ़ा नहीं, महंगाई बढ़ गई, GST लागू हो गया। मिल तो रहा है भैया, बिल्कुल, कहाँ से? वो तो हमेशा मिलता था, हमेशा रहता था, 1 मिनट हमेशा मिलता रहा। और रहा सवाल ये मुस्लिमों के विकास की बात क्या करेंगे? उसी के विकास को रोकने के लिए सारा इंतजाम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के मामले में सिर्फ ये रास्ता बना रहे हैं कि हम अडानी अंबानी को बेच सकें, दे सकें उनको 99 वर्ष के पट्टे पर। अभी इनकी नज़र है सेना की ज़मीनों पर, इनकी रेलवे की ज़मीनों पर है और किसानों की ज़मीनों पर निशाना है, और बाकी इनसे किसी के विकास से कोई मतलब नहीं है, संतोष नहीं है। देखिए नहीं है, फ़ायदा चलिए अगर भी कर रहे हैं, सरकार है तो फ़ायदा करेगी, जैसे आवास में कर रही है और जगह राशन में करी, इससे भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता फिर हम उसी पे आते हैं, ये खुला है कि इसमें मंदिर के जो न्यास है, मंदिरों में भी सबका स्थान मिलेगा। वो भी बता तो दिया, वेलकम तो कर दिया, बार बार उसी मुद्दे पे आप हाँ बताइए भाई साहब, बात वेलकम हो गया। नहीं बार कह रहे हैं कि मंदिर के न्यासों में होना चाहिए। चिन्मयानंद, आप कितने संत आपको गिना दे जो अनुसूचित जात के हैं, और पिछड़ी जात के और ज़्यादा हो पाएंगे। और रही बात, क्या कोई मौलवी आपका पसमंदा समाज का बनवाएंगे? कैसी बात कर? नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ऐसा नहीं। फिर एक करेक्शन करें, एक मिनट पंडे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट, पहले सुन लीजिए। जो अभी इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में क्या पसमंदा समाज का कोई मौलवी बनता है, तो इनको ये बता दें जो काला
पगड़ी लगाता है वो हायर कास्ट होता है जिसे सैयद कहते हैं, और जो सफ़ेद लगाता है वो पसमंदा समाज का होता है, वो भी नमाज़ पढ़ाता है, उसके पीछे सैयद पढ़ता है। तो यहाँ कास्टिज़म के बेस पे वहाँ मौलवी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में मुसलमानों में नहीं है, इसका क्लियर कर लीजिए। नहीं, हमने जो पढ़ा है कि नहीं हम कि जो जितने भी मुल्तवी बनते हैं नहीं वो मदरसे में ऐसा नहीं है, ये गलत है। हाँ, अरे मदरसे में तो मौलवी बनेगा और कहाँ बनेगा? नहीं, जो वहाँ पढ़ाते हैं हाँ वहाँ पर ऐसा नहीं है, गलत है। देखिए कभी भी एक मिनट सुनिए एक चीज़ नहीं, आप गलत पढ़े हो, एक मिनट रुक जाइए। कभी भी नेशनल चैनल में जब भी आया करिए तो स्टडी करके आया करिए, ऐसी बात ना करें कि जिसमें आपको टोका जाए। अब बात खत्म हो गई ना आपकी। ये बताइए, आपने इनको वेलकम भी कर लिया, तब भी इनके सीने में एक आग लगी हुई है, बार बार आप पे कमेंट्स कर रहे हैं। अब ये जब इन्होंने कहा चलो ठीक है डेवलपमेंट होगा तो हम कबूल, मगर ये साहब जो समाजवादी के हैं ये किसी भी तरीके से आपकी नीयत को कबूल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को और यादव को टारगेट करके राजनीति किया है। अभी अखिलेश यादव ने एक गाय पे बहुत ही अजीब बयान दिया था, जिसपे बहुतायत यादव समाज ने, क्योंकि मैं किसान नेता भी हूँ, तो बहुतायत यादव ने कमेंट किया कि ये गलत बोला, इन्होंने गलत हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नेताजी से, जो ये भाई साहब हैं, इनको बताना चाहता हूँ कि अपने नेताजी से एक बार फिर कहें कि जो अपने आराध्य की भगवान कृष्ण को नहीं मान सकता है वोट राजनीति में, वो उनको भूल सकता, तो आप लोग क्या हैं? किस नेता को बढ़ाया? एक व्यक्ति को बताइए। ये कह रहे किस नेता को, मुसलमान कौन से नेता को बढ़ाया? पहली बात एक चीज़ सुधार कर लें भाई साहब, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेके चली है। हमारे आदर्श डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और पंडित जनेश्वर मिश्रा ये बता दें किस जाति से, मुसलमान जाति से हैं, किस जाति से हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा है भगवान कृष्ण के वंशज हैं अखिलेश यादव, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सरकारी गौशालाएँ जो हैं, जो देख रेख में चल रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में, वहाँ की दुर्दशा है। वहाँ मतलब उनका साफ करने वाला गोबर कोई नहीं है, खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। अगर गौ माता हमारी घायल हैं, उनका उपचार करने वाला नहीं है, नहलाने धुलाने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तोड़ मरोड़ करके कहाँ ले जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। सफेद चलिए मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको। आप हैं किसान यूनियन के नेता, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन किसानों को दर्द आपको झलका नहीं, आपको खाली भाजपा ही दर्द झलका कि हाँ हम अमित शाह पर बोल दिए, खराब लगने लगा। आप चलिए देखिए गाय उनके यहाँ कितनी है, भैंसें कितनी हैं, आप उनके यहाँ किसान एकदम देखिए। इत्र पार्क में गैया कौन सी रहेंगी? इत्र नगरी की नहीं बात की थी, इत्र पार्क की बात की थी। नहीं, इत्र सुनिए, इत्र पंडित जी को पता नहीं है, इत्र चंदन से भी बनता है। चंदन क्यों लगाता है पंडित? इस नाते उसमें महक होती है। मंदिर मस्जिद में इत्र और चंदन का महत्व है कि देवी देवता खुश होते हैं, इस नाते आदमी इत्र लगाता है। इन्होंने इत्र के पार्क की बात की थी, इत्र की बात की थी कि इत्र के पार्क हम बनाएंगे। स्लाटर हाउसेस खुलेआम चल रहे थे, गौ माता खुलेआम काटी जा रही थी। जिस दिन योगी जी ने शपथ ली उसके जस्ट अगले दिन उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गौ तस्करी का कार्य गाय नहीं काटी जाएगी। अखिलेश यादव जी अगर गौ सेवक हैं तो उनको माफ़ी मांगी उन्होंने बाद में। आप देखा होगा तमाम चैनलों पे कि जब मैं रायबरेली विजिट पे गया और मैंने वहाँ कहा कि सभी समुदाय के लोगों को मिलकर गौ रक्षा का कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने बोला ये चीज़। अखिलेश जी का आप वीडियो देखिएगा, उन्होंने बोला कि टीवी मीडिया के चैनल के जो हाईएस्ट लोग हैं वो और सभी लोग मिलकर गौ माता की रक्षा और सुरक्षा की बात करें। क्या बोल रहे थे? जल्दी से बोलिए, हम वाइंड अप कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गौ माता पर बयान दिया है, निश्चित रूप से हिंदू समाज उससे वो है, जबकि ये खुद को गोवंशी मानते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण के वंशज है। और आज पूरा समाज वक्त वेलकम है, वेलकम है। वक्त आप बताइए, वेलकम है? वेलकम। आप बताओ वेलकम है? वक्त बिल विरोध करता हूँ मैं, और हमेशा मैं विरोध करता रहूँगा। ये थे कुछ खास लोग लखनऊ से जिनका कहना है कुछ लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, कुछ लोग वेलकम कर रहे थे। अब देखने वाली बात है कि वक्फ बिल जो है वो अपलिफ्ट करती है गरीब मुसलमानों का, पसमानदा मुसलमान जो वक्फ से फ़ायदा पहुंचाने की बात केंद्र सरकार कर रही है कि अब कहीं ना कहीं वक्फ बिल जो आ गया है, प्रोविज़न बदले हैं, विधेयक बदले हैं, उससे मुसलमान अपलिफ्ट होगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा। ये तो आने वाला कल बताएगा। फ़िलहाल लखनऊ से इतना ही। कैमरा किशन के साथ रज़ा बात, लखनऊ, JK न्यूज़।